कल वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में जाना था, कंप्यूटर के घटकों के बारे में जाना था और कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का इतिहास जो भी फर्स्ट चैप्टर का रह गया था वो आपका क्लियर करेंगे और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसकी थ्योरी करा रहा हूँ, MCQ नहीं करा रहा हूँ। तो इसलिए आपको साथ साथ जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते चलना है और साथ साथ अपने प्रॉपर नोट्स बनाते आपको चलना है, ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से वो लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। कंप्यूटर का क्या इतिहास है, कंप्यूटर कैसे आया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो समझ लेते हैं हम कंप्यूटर का इतिहास क्या है। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं। आधुनिक कंप्यूटर की बात हो रही है। इसका विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ, बल्कि यहाँ हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजें और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। ये जो आप कंप्यूटर आज देखते हैं दोस्तों, इसमें हजारों साल का परिश्रम है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसमें खोज की, तब जाके आपके पास ये पहुंचा है। तो कैसा इसका विकास रहा समझ लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है एबेकस। एबेकस का आविष्कार एक कंप्यूटर था। ये एक तरीके का कंप्यूटर होता था। इसका चित्र भी आपको नीचे दिखाया गया है। एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। MCQ में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो 4 ऑप्शन दे देगा: चीन, भारत, अमेरिका और जापान। तो आपको चीन अपना चूज करना होगा। तो इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है हर एक पॉइंट को। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली केचैन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ यानी एडिशन, घटाने, सब्सट्रैक्शन के लिए किया जाता था। जोड़ने घटाने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है अबेकस का चित्र, इस तरीके का वो होता था। दूसरा है आपका पास्कल का गणना यंत्र। ठीक है, पास्कल कैलकुलेटर। इसका क्या यूज़ होता था? पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में हुआ। जो भी आप साथ साथ नोट हेडिंग डालिए, जैसे ऊपर अबेकस था तो आपने उसका देश नाम लिख लिया, वर्ष लिख लिया, और किस लिए यूज़ किया जाता था जोड़ने घटाने के लिए वो आपने लिख लिया। 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसमें भी आपको डालना है पास्कल का गणना यंत्र। पास्कल का जो कैलकुलेटर का है ये आपका फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ था। कब? 1642 में। ठीक है, और ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका मतलब क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। गणना यानी कैलकुलेशन करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। कौन सा? पास्कल का गणना यंत्र। इसका प्रयोग एडिशन, जोड़ने, सब्सट्रैक्शन, घटाने और मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करने के और डिवीजन यानी भाग करने के लिए किया गया था। आपसे पूछ सकता है जोड़ने, घटाने और भाग करने और गुना करने के लिए किसका यूज़ किया गया था? तो पास्कल का गणना यंत्र का यूज़ किया गया था। फिर है आपका चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1882 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। देश का नाम याद रखना है, सन याद रखना है और किसने किया वो आपको याद रखना है। 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है। इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगे होते थे। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बस मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या लगे होते थे? सॉफ्ट और गियर लगे होते थे, तथा यह मशीन भाप से चलती थी। ये इंपॉर्टेंट है। किससे चलती थी? भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक यानी कमर्शियल क्षेत्रों में किया जाता था। ये आपको याद रखना है। इसी के बारे में बस ये इस चित्र है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है डिफरेंस इंजन। फिर है आपका एनालिटिकल इंजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1833। ठीक है, डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया। इसका भी आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज है, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफ़ी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। केवल आपको ये सुनना है, जो मैं बोलूँगा उसको नोट डाउन करना है केवल। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इस मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये एनालिटिकल इंजन का चित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चित्र से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा कंप्यूटर किस तरीके का था। फिर है आपका टैबुलेटिंग मशीन, आपका नेक्स्ट है। इसका आविष्कार 1880 में हरमन होलोरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। आपसे पूछ सकता है किस कंप्यूटर में पंच कार्ड में स्टोर करते थे इन्फॉर्मेशन को? आंसर हो जाएगा क्या? टैबुलेटिंग मशीन।
इसमें इसका जो 1896 में होलोरिस ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM कर दिया था। इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1924 में किया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। नेक्स्ट है मार्क वन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्क वन, इसका आविष्कार 1930 में। आपको सन याद रखना है कि आविष्कार कब हुआ और किसने किया। 1930 में आविष्कार हुआ और हार्वर्ड आइकॉन के द्वारा इसका आविष्कार हुआ। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर मशीन थी। वर्ल्ड की पहली कैसी थी? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी, विश्व की पहली। आपको याद रखना है। ENIAC भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मोस्ले के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है 100%। ठीक है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC था। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। कब आविष्कार हुआ और किसने आविष्कार किया, ये 4 बातें आपको याद रखनी है ENIAC के बारे में। फिर है आपका EDSAC। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपको सभी की याद होनी चाहिए। अब फुल फॉर्म ज़्यादा आएंगे एग्जाम में, क्योंकि 100 क्वेश्चन MCQ आएंगे तो कम से कम 10-12 फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा। इसका आविष्कार 1949 में मॉरिस विल्केस के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका जो स्थापना है और किसने की, ये आपको बस याद रखना है इसके बारे में, और कुछ नहीं याद रखना। फिर है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। वर्तमान कंप्यूटर में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेज़ी से बदलाव आया है। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है, यानी 5 पीढ़ी में इसको बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन सी वो है पीढ़ी है। कंप्यूटर के इतिहास की यह यात्रा वैक्यूम ट्यूब्स के साथ 1940 में शुरू हुई थी और तब से चली आ रही है। वर्तमान में यह कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर तरक्की कर रही है। विकास के परिणाम स्वरूप तेजी से छोटे रास्ते, छोटे, सस्ते और अधिक शक्तिशाली कुशल कंप्यूटिंग का आविष्कार हो पाया है। ये केवल आपके सुनने के लिए था, जो आपको नोट डाउन करना है वो अब करना है। कंप्यूटर को तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, इसमें से आपको जो बातें मैं बताऊंगा हेडिंग डालिए फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। इसमें क्या क्या आपको लिखना है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में CPU के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में किसके द्वारा? सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टैप पर आधारित था और आउटपुट इनपुट पर प्रदर्शित किया जाता था। इसमें निर्देश मशीन के लिखे गए थे, मशीन भाषा में लिखे गए थे। जो भी निर्देश इंस्ट्रक्शन थे वो मशीन भाषा में लिखे गए थे और इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। आकार बहुत बड़ा होता था इनका और बहुत ही महंगे भी ये होते थे। ये कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। क्या करते थे? बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। इसलिए इन्हें एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। ये ज़्यादा बिजली का उपभोग करते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था ENIAC, EDVAC, यूनिवेक 1, यूनिवेक 2, IBM 701, IBM 650। ये कुछ कंप्यूटर हैं, इसमें इनका उपयोग किया गया था। सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी की कुछ बात लिख लीजिए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शोकले। कब? 1947 में। बस सन और उसका जो जिसने इसको बनाया है वो आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर का इसमें यूज़ किया गया था। 1947 में विकास हुआ विलियम शोकले के द्वारा। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, सस्ते और अधिक ऊर्जा कुशल वाले होते थे। इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टैप और डिस्क माध्यमिक भंडारण उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसका उपयोग साइंटिस्ट और कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता था। विज्ञान के क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में इसका यूज़ करते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर कौन कौन से हैं? IBM 1620,
IBM 1401, IBM, ये सारे जो कंप्यूटर हैं आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC का इसमें प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इसमें यूज़ किया गया था। IC का आविष्कार जैक किल्वी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। कब किया गया था? 1959 में। 1959 में जैक किल्वी ने इसका आविष्कार किया था। इसमें एक सिंगल IC का मतलब समझ रहे हो, ऊपर बताया मैंने आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट। सिंगल IC में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते थे, ठीक है। IC चिप के उपयोग ने कंप्यूटर की गति और कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल और बेसिक का उपयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में कैसे होते थे? छोटे होते थे, और ये बिजली की खपत कम करते थे और गर्मी कम करते थे, गर्मी उत्पन्न कम करते थे। ये कंप्यूटर चलने में आसान होते थे, गर्मी कम उत्पन्न करते थे। ये कुछ विशेषताएं हैं। उपयोग साइंटिस्ट, कमर्शियल में इनका यूज़ किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल लिख के इनको आप एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये होता था IC, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर है आपका फोर्थ जनरेशन। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI तकनीक का इसमें यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। इसमें और क्या इसकी विशेषताएं हैं? इसमें LCI तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। MS-DOS और MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे। इसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, इसकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, GUI की फुल फॉर्म याद रखनी है, का भी समर्थन किया था। इसमें प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए थे ये जो भी थे, और जैसे C++, ये सब क्या है? ये हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल वाली। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम कौन कौन से हैं? IBM 4300, तो ये इसके कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं। फिर आपका पांचवी पीढ़ी, लास्ट पीढ़ी है कंप्यूटर की, ठीक है। यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है, यानी अभी जो हाल ही में चल रही है वो 5 पीढ़ी आपकी चल रही है। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अगर पूछे कि ULSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो पाँचवीं पीढ़ी में, और फोर्थ पीढ़ी में किसका? VLSI का, ठीक है, वेरी लार्ज अल्ट्रा इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जिसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति होती होगी। इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। इसका जो उपयोग है कमर्शियल, इंटीग्रेटिव, ऑनलाइन, मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोम बुक और अल्ट्रा बुक, ये इसके उदाहरण हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है IT गैजेट्स एंड इसकी जो एप्लीकेशन है। IT क्या है? एक IT डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे सेल फोन, टेलीविज़न सेट, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर आदि को कवर करता है। IT में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और वायरलेस तकनीक द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों शामिल हैं। इसकी परिभाषा में उपकरणों जैसे लैंडलाइन फ़ोन, रेडियो और प्रसारण TV शामिल हैं। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस व्यक्ति और संगठनों, कंपनियों, सरकारों और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है IT गैजेट्स की सूची। TV, मोबाइल, ये कुछ इसका उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, IT गैजेट्स। उसके बाद है यूज़ ऑफ कंप्यूटर का प्रयोग। आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज भी प्रारंभिक कंप्यूटर की तरह सिर्फ गणना नहीं करते, बल्कि इन दिनों कंप्यूटर का उपयोग हर जगह, जैसे घरों में, शैक्षणिक संस्थानों में, व्यवसाय में और हॉस्पिटल में, सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में, हर जगह इसका यूज़ करते हैं। तो ये कंप्यूटर के उपयोग है, यानी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स।
कंप्यूटर का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में, मैंने आपको बताया कंप्यूटर का दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर का चिकित्सा में, अस्पतालों में इसका यूज़ हो रहा है, ये आपको बस हेडिंग याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग हो रहा है, कंप्यूटर का व्यापार के क्षेत्र में उपयोग हो रहा है, कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में, रक्षा और सैन्य क्षेत्र में, कंप्यूटर का विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग हो रहा है, ठीक है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर की शुरुआत से ही उपयोग के लिए जाते हैं। वैज्ञानिक डाटा को एकत्र करने और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वे सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था। कंप्यूटर के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, कहने का मतलब ये है। उन सभी कंपोनेंट को मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को 4 भागों में बांटा गया है, जो नीचे IPOS के चार्ट में आपको बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। पहले इनपुट दोगे यानी निर्देश दोगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आपको आउटपुट प्राप्त होगा उसका, और फिर आउटपुट के बाद आप इसको स्टोरेज में सेव करोगे, जैसे हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, जहाँ भी आपको सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जिनका प्रयोग हम कई अलग अलग तरह से इनपुट देने के लिए करते हैं। इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को निर्देश देना, साधारण भाषा में बस आप ये समझिए। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपने देखा होगा जिससे आपको टाइपिंग करते हैं। कीबोर्ड यह एक ऐसा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। अगर पूछ ले आपसे कि कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 और 101 से 105 तक होती हैं, जो आप बटन देखते हैं उसमें 101 से 105 तक होते हैं, वो कीबोर्ड के हिसाब से होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में सबसे इससे अधिक की होती है, ठीक है, इससे अधिक की होती है। टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कम जो कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस होती है, और इसमें 101 से 105 तक बटन होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। ये कुछ कीबोर्ड देख सकते हैं आप, इस तरीके के कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, और 5 प्रकार के यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद आपका माउस। माउस क्या है? यह GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। बस ये याद रखना है कि इनपुट है या आउटपुट है, इससे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100%। इसमें कुल 3 बटन होते हैं, ठीक है। एक तो वो होता है जिसको आप आगे पीछे करते हो, और एक साइड में होता है लेफ्ट में, एक राइट में। लेफ्ट एंड राइट बटन, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है जो मैंने आपको बताया, जिसको आप आगे पीछे करते हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पर माउस भी कई प्रकार के होते हैं, जो आपको यहाँ पर नीचे दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये भी माउस है, ये भी सब क्या है? माउस है। और ये लैपटॉप में देखिए, लैपटॉप में लगा होता है, ये बाहर से भी आप लगा सकते हैं ब्लूटूथ के द्वारा। और एक वायर वाला होता है, वो ये है, और एक ये भी है मैकेनिक, ठीक है। ये आपके हो गए माउस। इनपुट डिवाइस से आपको याद रखना है। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ड कॉपी, छपे हुए पेज को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए, जो आपके पास हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कैनर का, यानी प्रिंटर का, ठीक है। पेपर एक, ये यहाँ पे प्रिंटर होता है आउटपुट, लेकिन यहाँ पे स्कैनर की बात हो रही है, ठीक है। पेपर एक छपी हुई सूचना को स्कैनर कंप्यूटर में सीधे तौर पर इनपुट करता है। स्कैन किए हुए डाटा को सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट भी कर सकते हैं। जो भी आपने उसमें स्कैन किया है हार्ड कॉपी को, उसमें आप एडिट भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास सॉफ्ट कॉपी है उसकी, तो उसमें आप एडिट भी कर सकते हो, ये इसका एक फ़ायदा है। उसके बाद है OMR। OMR क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो OMR शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है। आपने O-लेवल का एग्जाम दिया होगा अगर, तो उसमें आपने देखा होगा आपको OMR शीट मिलती है, उसमें आपको गोले भरने पड़ते हैं, वही आपकी OMR होती है। इसकी आपको क्या करना है? फुल फॉर्म याद रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, PDF फाइल या हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट आदि को इस प्रकार के डाटा में बदल सकते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। समझ रहे हो? जो आपने लिखा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट, इमेज फाइल, PDF है, उसको आप इस प्रकार से डाटा में बदल सकते हैं जिसे कंप्यूटर समझ ले। OCR के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद MICR, इसकी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग बैंकों में अधिक संख्या में चेक जांचने के लिए करते हैं MICR का। इसकी फुल फॉर्म आपको बस याद रखनी है और बैंकों में इसका यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह भी एक पॉइंटर डिवाइस है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइट पेन में एक फ़ोटो सेल होता है। जब हम लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र बनाते हैं तो इसकी प्लस स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में सेव हो जाती है। लाइट पेन का प्रयोग मेनू ऑप्शन को चुनने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके का होता है आपका जॉयस्टिक, गेम खेलने में इसका यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइस होता है, बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद है ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तरह दिखने वाला एक पॉइंटिंग इनपुट होता है जिसमें ऊपरी सतह पर एक रबड़ की बॉल लगी होती है, जिसे घुमाने से माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तकनीक के आधार पर काम करता है। ये होता है आपका क्या? ट्रैक बॉल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। टच स्क्रीन की सहायता से इनपुट देने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये होता है टच स्क्रीन, ठीक है। तो इससे उंगलियों से आप इसको निर्देश देते हैं। टच स्क्रीन की सहायता से इनपुट देने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। उंगलियों के प्रयोग से स्क्रीन पर दिखने वाले ऑब्जेक्ट को चुना जा सकता है और इसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जा सकते हैं। यह तकनीकी यूज़र फ्रेंडली होती है। बस आपको ये याद रखना है कि इनपुट डिवाइस होता है और आप उंगली से इसमें अपने निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। टच स्क्रीन जो होता है, आज के दिनों में अधिकतर मोबाइल में टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं। जैसे ही आप अपने फ़ोन में देखते हैं, उंगलियों का आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, जो भी आपके पास टच फ़ोन होगा उसका ये आप उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का उपयोग बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर छपे बार कोड में कई तरह की सूचनाएं होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, जिनको रीड करने के लिए बार कोड का हम यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में अधिकतर प्रोडक्ट में बार कोड दिया जाता है, जिसको आप स्कैन करते ही उसकी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी या इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका बिलिंग काउंटर पर भी उपलब्ध होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस, बस आपका थोड़ा सा रह गया है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका आउटपुट होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब आप आउटपुट के एग्जांपल देख सकते हैं। मॉनिटर आपका आउटपुट होता है। मॉनिटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यह देखने में टीवी, LCD, LED की तरह होता है, ठीक है। एक मॉनिटर का कार्य यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट का परिणाम देखने के लिए, सॉफ्ट कॉपी में भी आप इसका परिणाम देख सकते हैं और हार्ड कॉपी में भी, दोनों तरीके से देख सकते हैं। दोनों ही आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपने आप पढ़ सकते हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए करते हैं। आप सभी जानते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए काम करता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सॉलिड प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये आपके होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं देख सकते हैं आप। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट इस प्रिंटर का प्रयोग प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक्स के लिए भी किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जहां प्रिंट हेड, रिबन, कॉर्टेज और पेपर के बीच एक फिजिकल संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके बस एग्जांपल आप देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। हालांकि इसका जो MCQ में मैं आपको करा चुका हूँ कि कौन सा प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है। डॉट मैट्रिक्स की यहाँ पे इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है आपको दे देगा कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। आपको एग्जाम में बस वहाँ पर यही चूज़ करना होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ये कई प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और 2 प्रिंटर और लिखे हैं, ये भी आपके नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में ही आते हैं। और नीचे इनको एक्सप्लेन किया गया है कि इंकजेट कैसा होता है, थर्मल कैसा होता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लॉटर क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लॉटर यह 2 प्रकार के होते हैं, पहले आप समझ लीजिए प्लॉटर होता क्या है। यह एक आउटपुट डिवाइस है, इससे चित्र एवं ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। जो भी आप बैनर निकलवाते हैं अपने फ्लैक्स वगैरह, वो प्लॉटर के द्वारा ही संभव है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पैन प्रिंटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज, ये आप सभी जानते हैं। मेमोरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कंप्यूटर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। यह मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डेटा को सीपीयू बहुत तेज़ी से रीड करता है, पढ़ता है, क्योंकि यह मेन सर्किट बोर्ड में सीपीयू के बहुत करीब स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये मेमोरी मुख्य तौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी सामग्री से बनाई गई होती है। यह सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम और कैश। ठीक है, रैम कैसी होती है आपकी? अस्थायी होती है, और रोम आपकी स्थायी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। रैम इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद ये रैम भी 2 प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रोम, रीड ओनली मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। कि यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, यह नॉन वोलेटाइल होती है, यानी स्थायी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग यानी बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थायी रूप से लगी होती है। यह एक महंगी मेमोरी होती है, यह बाज़ार में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी मेमोरी बाज़ार में अलग से उपलब्ध नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका रोम। ठीक है, कन्फ्यूज़ करने के लिए रैम, रोम और कैश मेमोरी के आपको एग्जांपल देगा, तो आप पे आंसर हो जाएगा रोम। यह मदरबोर्ड के साथ ही आती है, बाज़ार में आपको उपलब्ध नहीं होगी बाहर से अगर आप इसको लेने जाओगे तो। ये भी 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है आपका डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है आपका सेकंड कैश मेमोरी। यह मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है। यह सीपीयू और रैम के बीच में एक ब्रिज का कार्य करती है। कैश 3 प्रकार की होती है, L1, L2 और L3। यहाँ पे इसका चित्र बनाया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंडरी मेमोरी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। आमतौर पर यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, और कंप्यूटर बंद होने पर इसमें जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ टाइप है, मैग्नेटिक टाइप, ये सब स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। मैग्नेटिक डिस्क, ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस का ही एग्जांपल है। हार्ड डिस्क भी इसी का एग्जांपल है। फ्लोपी डिस्क हो गया, कम्पैक्ट डिस्क हो गया, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है कुछ यूनिट। एक निबल कितने के बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट कितने बिट्स के? 8 बिट्स के। इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे GB होता है, कितने के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है आपका 1 GB। 1 TB यानी टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें CPU अपने निर्देशों को स्थायी टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मैन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मैन मेमोरी की कैपेसिटी में कम बढ़ जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है आपका, ये मैंने आपको बता ही दिया। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले
हार्डवेयर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने के कार्य करता है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया गया है, यूज़र एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे बताया गया कुछ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूज़र की मदद के लिए डेवलप किया जाता है, ये आपको याद रखना है बस। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फ्रीवेयर क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे सॉफ्टवेयर जो फ्री होते हैं, एग्जांपल है उनका VLC, नेरो, ये फ्री होते हैं तो इनको फ्रीवेयर बोलते हैं। ओपन सोर्स भी होते हैं कुछ, ओपन सोर्स वे सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से, मैं आपको दिखा देता हूँ। वे ये सॉफ्टवेयर अपने साथ साथ अपना जो सोर्स कोड है वो भी अपने साथ फ्री में रखते हैं, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। लिनक्स, लिब्रे ऑफिस, गूगल, ये सब क्या है, आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। कमर्शियल सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। एग्जाम्पल MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको सभी बता दिया है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। और है गया आपका मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मोबाइल ऐप यानी मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, PC, आईफोन, आईपैड आदि के लिए डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, इसके आप एग्जांपल देख लीजिए। बस ये आपका लास्ट है। व्हाट्सअप हो गया। मोबाइल एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, फेसबुक, जीमेल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम, ये सभी आपके फ़ोन एप्लीकेशन होते हैं। बस यहीं पे आपका दोस्तों पहला चैप्टर खत्म होता है। इसको आप रिवीजन कीजिएगा बार बार। मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट है उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जाके आप नोट्स अपने डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।